हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो आज वीडियो भाई लेके आया हूँ मैं। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा लोग डीएम्स कर रहे थे संत भिंडरा वाले पे बनाओ, इस पे बनाओ, खालिस्तान पे बनाओ। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, फिर मेरे को एक वीडियो मिली। ठीक है, ये वीडियो ये पंजाब का ही चैनल है, एक प्रो पंजाब टीवी। ठीक है, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो इनकी मेरे को ऑथेंटिक वीडियो लगी है कि इन्होंने ऑथेंटिक वीडियो बनाते हैं, ये ऑथेंटिक बंदों से मिलते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सपोर्ट करो, पंजाब के हैं। तो आपको इनका चैनल अच्छा लगेगा। पंजाबी में बनाते हैं, शायद समझ भी ना आए, जिनको आ जाएगी वो ठीक है। लेकिन ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ, ये इनको टाइटल दिया हुआ है, पंजाबी में दिया हुआ है, संत दा क्यों फैन है बीजेपी दा वड्डा लीडर। ठीक है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, तो उन्होंने बनाई हुई है। तो मैंने ये वीडियो पहले देख चुका हूँ। मैं इस पर नहीं बताऊंगा कि मैं अभी डिसएग्री कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरे को लगा कि ये सच है। ठीक है, आपको नहीं मिलेंगी, 50 वीडियो मिल जाएंगी, कोई बायस्ड होगी, कोई नहीं होगी, कोई उसकी तरफ होगी, कोई उसकी तरफ होगी। मेरे को इस वीडियो में लगा है, मैंने सर्च की है, खुद देखी है, क्योंकि मैंने खुद पंजाब में रहता हूँ। मेरे को पता कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे कैसे हुई हैं, कौन कौन सी बातें यहाँ पे चलती हैं। तो मेरे को लगा कि इन्होंने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं। ठीक है, मैं इनसे एग्री करता हूँ 99%। तो ये पहला पार्ट है, 2 पार्ट में लेके आऊँगा, अगला पार्ट आगे देखना। ठीक है, जरूर देखना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनकी बातें बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, बाय उसमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचना। ठीक है, आपको समझ आएगी। देश को आगे रख के आप इनकी बातें सुनना, इस पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। और दोनों पार्ट आप प्लीज पूरे ध्यान से, एक एक वर्ड उनका जो बोला गया है। ठीक है, चाहे डिसएग्री करो चाहे एग्री करो, बाद में बात की बात है। जब तक देख रहे हो तब तक उसको न्यूट्रल होकर देखना। तो मेरी बस सिर्फ आपसे यही है। आपको इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी सारी बातों का मिल जाएगा, जो मेरी भी सोच है। हो सकता है कि मैं ना बोलूं, हो सकता है कि आपको, क्योंकि बार बार बोलने से वीडियो लंबी हो जाती है। तो आपको जो इन्होंने बोल रहे हैं ना, मैं उनसे बस ये कह रहा हूँ कि मैं 99% एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं एंड में बता भी दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलके वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑपरेशन ब्लू स्टार देश के साथ गद्दारी हुई, विदेशी ताकतों के कहने पर वो मैं रिकॉर्ड्स निकाल के प्रूव कर सकता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ, संत भिंडरा वाले? अचानक मुझे संदेश आया कि भिंडरे वाले जी, संत जी मुझे यानी गोल्डन टेम्पल के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। और ये उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बीबी जी, उनको बीबी जी कहते थे, ये बीबी जी में से बात क्यों नहीं करती। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये पिस्तौल का ये रखा है, ये छुरी रखा है, ये डरती है, तीर था, तो डरती है। मैंने उनसे पूछा सीधा, आप खालिस्तान चाहते हैं? अब इंदिरा गांधी घबरा गई मेरी आने जाने में। मैंने कहा, इंदिरा जी, आप ये सिखों का इतिहास जानते होंगे, ये कभी भूलते नहीं हैं और गर्दन भी देने के लिए तैयार हैं, जैसे गुरु तेग बहादुर ने किया, और आखिर तक लड़ सकते हैं जैसे गोविंद सिंह ने किया। आज हम हिंदू नहीं होते, ये सरदार नहीं खड़े होते। हम जब इमरजेंसी में लड़ रहे थे, हमारे सारे लोग तो घर में बैठ के कोई माफी ना मत दे, ये सिख रोज सत्याग्रह करते थे। तो उसने कहा मुझसे, तुम्हारी बात सही है, अब मेरे पीछे सरदार पड़े हुए हैं और वो छोड़ेंगे। फिर भी मैं मुझे कहा कि वो आप गए थे वहाँ, भिंडरे वाले से मिले थे, इसे वो तो डेंजरस आदमी है। दिल्ली की सारी प्रेस का रोल बड़ा एक्टिव ऐसे ही था, मैंने एक भी नहीं देखा जिसने सच बात छापी। स्टेट आ जी कहती है संत टेररिस्ट सीगा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ संत कौन सी? बीजेपी के लीडर भी संत को टेररिस्ट कहते हैं, तो फिर आपके तो बिल्कुल कोई कहे तो मुझे बताओ, मैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन प्रेस रिलीज दूँ। संत तो मेरे दिमाग में है कि वो संत था, और जो सारी चीज़ें उनके बारे कही गई वो सब
इन माय ओपिनियन झूठ। संत भिंडरावाला के साथ अन्याय हुआ और उसको दोबारा संत की जो पद है वो उसको प्राप्त करने के लिए मदद की। जो हथियार मिले ये ज़्यादातर इन्होंने ही रखा है, किन्होंने? इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी ना भाषा में ना जब प्रचार में मैंने ऐसा कुछ सुना। कांग्रेस ने करवाया, उस तो बाद वाजपेयी गवर्नमेंट भी आई, उस बाद मोदी गवर्नमेंट भी आई। बीजेपी फिर कितने घाट आई, जो चाहे जून 84 है चाहे नवंबर 84, आप सीएए के लिए काम कर रहे थे, ये आपके ऊपर एलिगेशन है। इतनी ताकतवर लोगों से लड़ते हैं तो आपके पीछे भी कोई ताकत है। लोग कहते हैं सीएए हो सकती है। क्यों? आप तो हिस्टोरियन हैं, आप तो हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हिस्ट्री पर कभी कोई मिट्टी डाल के आगे जा सकता है? आपने कहा संघ को भी नहीं पता कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़ी बात है यार। मैं कहा किसको कांटेक्ट करें? मान लीजिए पीएम मोदी बैठे हैं या मोहन भागवत बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वामी जी आप बता दें सिखों के बारे में, हम वही कर दें, तो आप क्या कहोगे? संत को संत बनाना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सोनिया तो केजीबी की एजेंट थी, वो तो मैंने बहुत खुलासा किया, किताबों में लिखा है। सिविल सोसाइटी आगे आती, गवर्नमेंट होती और सिखों के ऑर्गेनाइजेशन बात करती, यानी किसी क्लोजर पर जो मैं बात कही थी कि क्लोजर, किसी चीज़ों का क्लोजर कैसे होगा? ये मैं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज मेरी डीएनए टेस्ट कर लो, मेरा और आपका, और देखो कि कोई फर्क आता है। संत को संत दोबारा बनानी है, इन्हीं पहचान बनानी है। संत तो मेरे दिमाग में है कि वो संत था, और जो सारी चीज़ें उनके बारे में कही गई वो सब इन माय ओपिनियन। जिस दिन वो गए आपको दुख हुआ? जिस दिन नेचुरली मैं इसीलिए कहाँ थे आप 6 जून को? मैं बैंगलोर में था। उनका फोन आया था 2 तारीख 3 तारीख को। राजनीति ਉਹ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਈ, तमाम सवाल उवें ही खड़े ने। संत कौन सी, इंदिरा कौन सी, ये पूरा वर्तारा की सी? इनू सब तो नेड़े जो कि जानते ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिहड़े जनता पार्टी बीजेपी लगातार बहुत सारे वड्डे मुद्दों ते बोलते रहे ने। साडे नाल ने अज उन्हां तों पुछांगे कि क्यों अज भी सिख जदों बीजेपी सत्ता च है उन्होंने भी उवें देखते हैं, दिल्ली नूं उवें देखते हैं, सेंटर नूं उवें देखते हैं। कांग्रेस ते बीजेपी च फर्क क्यों नहीं कर पाते सिख? तमाम सवाल उन्होंने करते हैं। साडे नाल ने स्वामी जी। स्वामी जी बहुत स्वागत है तुहाडा प्रो पंजाब टीवी। मेरा पहला सवाल ये आ, मैं उत्थों जर्नी तो शुरू कर दांगा। जदों तुसीं, तुहानूं पहली बार किहने कहा जां पहली बार तुहानूं किवें पता लग्या कि कोई संत ने, संत भिंडरांवाले ने? संत भिंडरांवाले यहाँ दिल्ली आए थे जब निरंकारी का जो मामला था और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। 82? नहीं 78 79। तो उस समय हमारी सरकार ने निरंकारी को तो रक्षा दी गई, उसकी प्रतिरक्षा की, लेकिन भिंडरांवाले की जो पॉपुलैरिटी है वो दिखाई पड़ा उस समय ही। फिर 1981-82 में ये खालिस्तान का प्रोपेगेंडा कांग्रेस से शुरू हुआ। और पहले वो जो कम्युनिस्ट था फिर लंदन में जाकर बैठ गया, मैं भूल गया उसका नाम, वो खालिस्तान का लंदन में शुरू किया। और फिर प्रोपेगेंडा यहाँ चली कि नानक निवास में रूम नंबर 32 में खालिस्तान का हेडक्वार्टर बन गया, वहाँ पासपोर्ट बनते हैं, वहाँ करेंसी बनते हैं, ये सब बातें कही।
अचानक मुझे संदेश आया कि भिंडरावाला जी संत जी मुझे यानी गोल्डन टेम्पल के लिए निमंत्रण कर रहे हैं और वो वहाँ के सारे लोग जो इकट्ठे होते हैं उनकी सभा में वो सब मिलने चाहते हैं, तो आप कृपया आइए। तो मैं गया था और उस समय वो वो नानक निवास के छत पर केड़ा संसी है ये 1983। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया इमरजेंसी में मैंने क्या किया, बड़ी प्रशंसा की। फिर कहा देखो मैं अनपढ़ हूँ, ये PhD हैं, दोनों साथ बैठे। तो उन्होंने बड़ी हमारी एक दोस्ती की जो परिचय उन्होंने दी और उससे वहाँ शुरू हुई। तो फिर मैंने कहा देखिए मैं दिल्ली वापस जाने के पहले ये रूम नंबर 32 जाना चाहता हूँ। किसी को नहीं पता था मैं इसके लिए आ रहा हूँ। क्यों रूम नंबर 32 क्यों जाना चाहते सी? क्योंकि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था पार्लियामेंट में ही कि रूम नंबर 32 में खालिस्तान का हेडक्वार्टर्स है और वहाँ पासपोर्ट्स बन रहे हैं, करेंसी बन रहे हैं। तो मैं फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, किसी 2 लोगों को कहा कि ले जाओ। तो मैं गया और फिर दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुला तो एक छोटा सा बालक, एक पलंग था वहाँ और वो चाय बना रहा था। कह रहा था मेरा मामा आएंगे अभी, उसके लिए मैं चाय बना रहा हूँ। तो इतनी बड़ी झूठ कि रूम नंबर 32 में खालिस्तान का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ प्रिंटिंग हो रही है। तो मैं वापस आया पार्लियामेंट में और कहाँ उस समय कोई सेठी होम मिनिस्टर था, मध्य प्रदेश के थे। मैंने उनको कहा कि इतना बड़ा झूठ आपने बोल दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आ रहे हैं, उनको पता लग गई तो इसीलिए उन्होंने सब खाली कर दिया। कोई प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी का, पासपोर्ट का, ये इतना जल्दी खाली हो सकता है और वहाँ फिट भी हो सकता है, ये भी मुझे डाउट है। तो उस समय से फिर एक और बार संत जी ने मुझे बुलाया था और उनको निहंग का हत्या हुई थी फिरोजपुर में। तो उन्होंने कहा कि आप पर भी हम विश्वास करता हूँ, आप वहाँ जाकर देखकर मुझे रिपोर्ट दीजिए। तो बाकी किसी को मैं, अखबार वालों को तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो मैं गया तो पता लगा कि निहंग ऊपर बस में बैठे थे, CRP ने गंदूक लगा के नीचे उतारो कहा। वो भी अपना आत्मा स्वाभिमान में इन्हें एक उसको क्या कहते हैं, स्पीयर, अंग्रेजी में स्पीयर कहते हैं, ऐसा उठा के उस डर में उन्होंने गोली चला दी। बर्छा जेड़ा 5 लोग मर गए। तो ये मैंने आकर उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे? मैंने कहा पार्लियामेंट में जाकर इसको उठाऊंगा। कहा कि पार्लियामेंट से कुछ होगा? तो मैंने कहा मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं तो पार्लियामेंट में जब तक हूँ पार्लियामेंट से ही करूँगा। फिर मैंने उनसे पूछा सीधा, आप खालिस्तान चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कहाँ मांगा हूँ, मैंने कभी नहीं मांगा है। तो आपने तो कहा है कि खालिस्तान के बारे आपकी बहुत चलती है। इसे हाँ, मुझे आकर लोग कहते हैं कि फलाना हिंदू मिनिस्टर ने कहा कि आप खालिस्तान चाहते हैं। तो कहते हैं वो खालिस्तान देने के लिए तैयार, तो मैं ना कहूँ क्यों कहूँ? कभी मैंने मांगा है? ये दिखा दो मेरा स्टेटमेंट। और फिर उन्होंने सिख धर्म ये सब किया। फिर मैं उनकी दोबारा आया था मई में 1984, जस्ट 1 महीने के पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुई। तब उनसे मैं अकाल तख्त में भी बैठा रहा, लोग आते थे, वो लोगों की समस्या को हल करता था।
कोई दहेज का सवाल था, इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि आपने कोई घड़ा रखा है जिसमें पर्चा। हाँ जी, कहा ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ स्वामी जी ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ स्वामी जी ਦਾ ਕਤਲ, ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਕਤਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो मैंने कहा कि वो घड़ा कहाँ है? मैं कहा देख लो। मैं वहाँ 5 दिन था, रोज जाता था प्रवचन के टाइम में, जब वो लोगों को मिलते थे अकाल तख्त में। मैंने कुछ देखा नहीं। अब इंदिरा गांधी घबरा गई मेरी आने जाने में। मैंने एक दिन पूछा उनको कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये इंदिरा बीबी जी, उनको बीबी जी कहते थे, ये बीबी जी मेरे से बात क्यों नहीं करती? तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये पिस्तौल का ये रखा है, ये छुरी रखा है, ये तीर था हाँ। तो डरती है। ये क्या आप बोल रहे हो? पंजाबी में बोलते थे, मैं समझता था। क्या तुम बोल रहे हो? अभी यासिर अराफात आया, उसको गला लगाई इसने, उसके पिस्तौल, पार्लियामेंट, उसके पिस्तौल था वहाँ, पार्लियामेंट में भी लेके आया था। हाँ। तो वो ठीक है, मेरा ठीक नहीं है, ये तो धार्मिक है मेरा। मैंने उनकी जो प्रवचन सुनी उसमें वो ड्रग्स के विरुद्ध भी बोले, वो महिलाओं का छेड़छाड़ के बारे में बोले, और इसका बिल्कुल विपरीत प्रोपेगेंडा, और कहा कि हथियार भरे पड़े पड़े हैं। मैंने तो जून मैं मई में लास्ट गया था, उसके बाद मैं जा नहीं सका। मैं मेरे पत्नी सारे मेरे माँ बाप को मिलने के लिए मैं बेंगलोर चले गया था। तो उस समय उनका फ़ोन आया था कि तुम आ जाओ यहाँ, ये सब हथियार ला रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हथियार मिले, ये ज़्यादातर इन्होंने ही रखा है। किन्होंने रखा है? इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट। ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ। क्योंकि उनकी ना भाषा में ना जब प्रचार में मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं। और मैं हिंदू बैठा था उनके साथ, उनके जैसा वो अमरीक सिंह ऐसा कोई स्टूडेंट लीडर था, ये सब बातें भाई अमरीक सिंह सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रधान से। तो मुझे लगा कोई साजिश कहीं है। तो मैं जाकर दिल्ली वापस गया था उस मई के बाद। तो मैं जाकर मिला, मुझे ज्ञानी जेल सिंह ने बुलाया था, वो राष्ट्रपति थे उस समय। उन्होंने कहा आप मुझे फ़ोन किया और पंजाबी में कहा कि तुसी इत्थे आओ, और आई कुड अंडरस्टैंड। वो भी जानते थे मैं पंजाबी समझता हूँ। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को मिलिए। मैंने कहा आप राष्ट्रपति हैं, मैं इस विषय पर इंदिरा गांधी से क्यों मिलूं? नहीं, वो बहुत मानती है आपको। मैंने कहा उसने इमरजेंसी में बहुत सताया। उसने कहा तुमने भी सताया उसको। तो इसीलिए एक प्रेम बनती है जब दुश्मन भी बराबर शक्ति का है। तो मैंने वैसे राजीव गांधी मेरे मित्र बन गए थे, वो बगल में बैठते थे लोकसभा में। तो मैं उनको जानने लगा। तो मैं फिर उससे अपॉइंटमेंट ली, जाकर मिला। मैंने कहा इंदिरा जी, आप ये सिखों का इतिहास जानते होंगे, ये कभी भूलते नहीं हैं और गर्दन भी देने के लिए तैयार हैं, जैसे गुरु तेग बहादुर ने किया, और आखिर तक लड़ सकते हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह ने किया। आज हम हिंदू नहीं होते, ये सरदार नहीं खड़े होते थे। तो इसको ख्याल रखना चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से बात करो। मैंने कहा राजीव गांधी क्या जानता है, आप प्रधानमंत्री हैं, मैं कैसे पता? मैं तो जानता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है, निर्णय तो आप करने वाले हैं। और ये चीज़ जरूर याद रखिए कि मैंने सुना है, ये मैं जून 1-2 तारीख की बात कर रहा हूँ,
मैंने सुना है कि आप मिलिट्री भेजने वाले हैं और करेंगे तो खून खराबा होगा, और सिखों तो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उनका इतिहास ये है। मैंने कहा अंडमान में देख लीजिए, सबसे ज्यादा फांसी तो सरदारों को दिया था। हम जब इमरजेंसी में लड़ रहे थे, हमारे सारे लोग तो घर में बैठ के कोई माफीनामा दे रहे, ये सिख रोज सत्याग्रह करते थे। जेल भर गया था तो जो मुख्यमंत्री था उसने उनको लॉरी में डालकर 200 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ते आते थे, फिर वो वापस आते थे, फिर करते थे। ये कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। मिलिट्री में 20% है, पॉपुलेशन 2% है। वो लोग उदासीन लकी। अचानक उस दिन एक डिप्लोमेट्स की एक पार्टी थी, यानी रिसेप्शन, किसी एम्बेसी में किसी गणराज्य दिवस ऐसा मना रहे थे। तो मैं गया था वहाँ, तो ये रशियन एम्बेसडर मिल गया मुझे। वही खुदा है कि मुझसे कहा कि तो उसने अंग्रेजी में मुझे कहा कि आप गए थे वहाँ, भिंडर वाले से मिले थे। हाँ, इसे वो तो डेंजरस आदमी है। मैंने कहा क्यों? इसे वो CIA ने उसको रखा है, उसको पैसा दिया है, उसको पंजाब अलग बनाने के लिए दिया है। तो मैंने कहा कि CIA कर रही है कि किस तरीके से वो जाकर वहाँ अकाल तख्त में जाकर बैठ के बात करते हैं क्या? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो उनके पास ट्रांसमीटर है, अकाल तख्त से किसी बिल्डिंग की छत पर कनेक्शन है, वहाँ से अमेरिका बात करती है। मैंने कहा मैं वहाँ गया हूँ, पूरा घुमा हूँ, मैंने कोई ऐसा मशीन नहीं देखा। नहीं, तो मुझे लगने लगा कि रशिया का दबाव कहीं है, और इसका प्रूफ था कि वो जो वो जो MP था CPM का, हरकिशन सुरजीत, वो मुझसे चिढ़ता था। ऐसे क्यों चिढ़ता है भाई? पता लगा कि वो भी इस प्लानिंग में था। और बाद में कई सालों के बाद राजीव गांधी ने कहा कि मुझे कि ये कहता था कि सिखों का खालिस्तान इतना फैल रहा है कि वो सारे जगह में चुनाव में भी जीत जाएंगे और फिर अलग हो जाएगा। और रशिया का भाई यही रहे, वो तो चमचा था ना रशिया का। तो ये इस माहौल में मैंने इंदिरा गांधी को यही आखिर वक्त आज भी याद है, मैंने उसको कहा कि ये मत करो क्योंकि तुम्हारी किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं वहाँ गया और अच्छा एक चीज़, पत्रकारों को उन्होंने खूब लपेट लिया था। ये आजकल प्रेस दा रूल सारी दा इन्हीं के RAW लोग भेजने वाले लोग थे। ये जो शेखर गुप्ता आजकल क्या कुछ प्रिंट विंट कुछ पर चला रहा है, उसने इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी हेडलाइन लगा दी। मुझे आकर उसने कहा इंटरव्यू दो। मैंने कहा इंटरव्यू क्यों दूँ? कहा आपने कोई हथियार देखा भिंडरवाला के अकाल तख्त में कमरे में? मैंने कहा मैं तो हथियार देखने के लिए गया नहीं, मैं तो बातचीत करने के लिए गया। तो ये मुझसे क्यों पूछते हो? यहाँ इतने IB, CB, CDI है। नेक्स्ट डे इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन, स्वामी कहता कोई हथियार नहीं है, उसने कोई हथियार देखा नहीं। कि स्वामी सीज नो वेपन्स इन अकाल तख्त, इन गोल्डन टेम्पल। सारा हिंदुओं में ये फीलिंग आ गया कि स्वामी जाकर अंधा है क्या, तो हथियार तो होते ही हैं आपके, तलवार होते हैं आपके, ये छोटे मोटे हथियार तो होते हैं। हाँ, तो मुझे सारा बदनाम कर दिया हिंदुओं में कि ये तो चमचा है, ये उससे पैसा खाया है, द यूजुअल स्टफ जो होते रहता है, अभी भी होता है। तो
मैंने उस संदर्भ में मैंने इंदिरा गांधी को कहा कि तुम ये सारे जो पत्रकार ये सारे तो विषम पैदा कर रहे हैं, इतना पॉइजन पैदा। दिल्ली की सारी प्रेस का रोल बड़ा एक्टिव ऐसे ही था। मैंने एक भी नहीं देखा जिसने सच बात छापी, और सबको तो खिला रहे थे ये। तो मैंने ज्ञानी जी को फ़ोन करके कहा कि कुछ मन बन गया इसका, या मजबूरी है। और उसने कहा मजबूरी क्या हो सकती है। मैंने ज्ञानी जैल सिंह को कहा कि ये तो पारिवारिक सोवियत रूस से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने उनको ये नहीं कहा कि सोवियत रूस ने सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त किया और उसकी हत्या की। उसका मेरे पास सबूत भी है। मोदी नहीं चाहता कि सारे कागज़ बाहर आए, उसमें है। मैं बोलूँगा तो कहेंगे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मुझे पता था कि अब सोवियत रशिया का ये एक इंटरेस्ट था, वो तो अफगानिस्तान आ गए थे। अफगानिस्तान को उस समय तो लग रहा था कि पूरा कब्जा कर ली, और वो पाकिस्तान को उखाड़ने के लिए लगे हुए थे। हम भी उसमें सहयोग कर रहे थे उनको। पाकिस्तान आने के बाद इंडिया आने के लिए उनका प्लान था। इसमें सुरजीत इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए मैं चले गया। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुई और अकाल तख्त को उड़ा दिया। मुझे पार्लियामेंट्री कमेटी जब बुलाया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट उस समय थे वेंकटरामन ऐसे कोई। मैंने कहा मैं नहीं जाकर देख सकता। अगस्त 24 तारीख 84 वो हमारी लास्ट सेशन थी लोकसभा की। उसके बाद चुनाव होने वाला था। तो मैं लोकसभा में मेंबर था उस समय। तो मैं कॉरिडोर से जा रहा था, तो इंदिरा गांधी और धवन ऑपोजिट डायरेक्शन से आए। तो इंदिरा गांधी ने मुझे रोककर कहा तुम कहाँ हो? मैं बहुत आपको ट्राई किया, आपको चाय में बुलाने के लिए। राजीव भी बहुत कीन था। मैंने कहा मैं यहीं हूँ। नहीं, ये धवन ये कहता था कि आप नहीं हैं। तो मैंने पूछा धवन को कब आपने मुझे फ़ोन किया? इसके माने इनके अंदर भी साजिश थी कि कोई मिलना, मैं ऑल्टरनेटिव। हाँ, क्योंकि मेरा प्रभाव इंदिरा गांधी पर था, क्योंकि मैंने इमरजेंसी में इसकी मैंने ऐसी तैसी कर दी कि वो मुझे बहुत मुझे तो उसने कहा इमरजेंसी भी मैंने तुम्हारे कारण नहीं हटाया था। जब तुम पार्लियामेंट में आ गए, वहाँ बोल कर चले गए, पकड़ नहीं सके हम। तो उस समय मैंने उसने झूठ बोल दिया। तो मैंने कहा, फिर उसने कहा मुझसे तुम्हारी बात सही है, अब मेरे पीछे सरदार पड़े हुए हैं और वो छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा मुझे बुरा लगता कि मैं जिन्हें बात जो बताई आप सुनी नहीं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा ना कुछ हो। उसमें मैं आ गया था। तो इंदिरा को पता सी कि सिख पता था कि सरदार मारने वाले हैं। अब फिर भी सिखां दी सिक्योरिटी सी उन्हां दी उसने हटाने के लिए प्रयास की। वो बहुत बड़ी बात है। मैं अभी थोड़ा कह देता हूँ इस पर। मैं आज भी रिसर्च चल रही है। उसको हटाने के लिए आईबी तो रिपोर्ट दे दी थी, और स्पेशली ये दो लोग ये जो बहुत बात कर रहे हैं, क्या वो बेअंत सिंह सतवंत सिंह। हाँ, सतवंत सिंह। तो मैं एक दो बातें इसमें संबंध में बताना चाहता हूँ। तो सोनिया की माँ आई हुई थी। उसने कहा कि आप सिखों को पूरा हटा दोगे तो मेरी बेटी को मार देंगे वो यूरोप में, तो हटाना नहीं। किसने इसको सिखाया? माँ को, सोनिया की माँ को उनको कहने के लिए मैं नहीं जानता। पर इतना ज़रूर मेरा रिसर्च बताती है कि सतवंत सिंह बीएसएफ के जो कंटोनमेंट है ग्वालियर के पास, वहाँ उसकी ट्रेनिंग हुई थी। और उसको जल्दी जल्दी गुस्सा आता था, तो एक दिन उसने बहुत थप्पड़ मार दिया, किसी का दांत टूट गया ऐसा।
तो उसको FIR रजिस्टर हो गई, सस्पेंड हो गई। तो आपका एक अतिंदर पाल सिंह कोई MP था, MP पहले पटियाला, में बना, पटियाला तो, हाँ पटियाला, 89 च बने। वो पत्रकार था भोपाल में। तो यतेंद्र पाल सिंह इस लड़का को, सतवंत सिंह को ले गया अर्जुन सिंह के पास। अर्जुन सिंह और कम्युनिस्ट और सोनिया तो KGB के एजेंट थी, वो तो मैंने बहुत खुलासा किया, किताबों में लिखा है। KGB के जो पहले थे, अब तो KGB नहीं है, अब क्योंकि रशिया, सोवियत यूनियन टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, उसमें अब रशिया ही है, उसमें KGB है ही नहीं। तो KGB की पर इंक्वायरी करने वाली जो महिला थी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए आई बाद में, तो मुझसे मिल गई, तो उसकी किताब उसने मुझे दी। उसमें उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी KGB एजेंट, उसको पैसा मिलता था, ये सब किताब में लिखा है। स्टेट विद इन अ स्टेट, तुम गूगल में जाओगे तो मिल जाएगा, स्टेट विद इन अ स्टेट। डीप स्टेट कहने हैं, डीप स्टेट नहीं कहा, स्टेट विद इन अ स्टेट, जिन्हों से डीप स्टेट कह देने आगे। हाँ, उसमें उन्होंने ये लिखा है। राहुल का भी ट्रेनिंग हुआ KGB में, वो भी लिखा है। तो राहुल की उम्र तो बड़ी छोटी सी उदो, तो फिर ट्रेनिंग की बात है ना वो। पर ये सारे 92 माने 22 साल का लड़का था, ऐसा नहीं है। वो 1970 में पैदा हुआ और ये पुस्तक लिखी गई 1992 में। अच्छा, रॉ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ GPS ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं, ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पढ़ूंगा, आपने कह दिया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ में ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀਰੀਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ 78 ਚ, 85 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਦਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ नहीं सी। मैं पढ़ के ही कह सकता हूँ आपसे कि का क्या अर्थ था, परंतु जब मैं मिला उनको 83 में, भिंडरावाला बिल्कुल स्वाधीन हो गए थे और वो उम्र में कम थे, 35। भाषा में वो थोड़ा उग्र होते थे, परंतु एक बार मेरे साथ जब मैं वो फिरोजपुर से आया था नियांग के सवाल पर, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करने वाले हो। मैंने कहा मैं तो पार्लियामेंट ही जाकर बोल सकता हूँ। नहीं, इन्होंने जानबूझकर किया, इस पर कुछ करना चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये कभी ना करें। मैं ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप कभी कहें, क्योंकि तो वो तो सरकार है। तब उन्होंने मुझे कहा कि हिंदुओं को 50 मार दें तो कैसा होगा। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ हिंदू बैठा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे पहले गोली मारो। तो हंसने लगे, तुम इसको कैसे सीरियसली ली? मैं आपको देख रहा था आपकी रिएक्शन क्या होगी, और आप तो उतना ही बहादुर निकले जैसे मैं तो एक ही बार ये बात आई थी हिंदुओं के बाद। बट मैं जानता हूँ कि ये जो आजकल MP हैं पंजाब से, जिसका पिताजी की हत्या हुई थी, रवनीत बिट्टू। नहीं, वो बहुत सालों के पहले की बात कर रहा हूँ। वो पत्रकार थे, मैं चंडीगढ़ में थे। उसका अभी बेटा मिनिस्टर मनीष तिवाड़ी। हाँ, तिवाड़ी, मनीष तिवाड़ी, विश्वनाथ तिवाड़ी उन्होंने पिता का नाम। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, राज्यसभा। राइट। उसने उसको पूछा जाना चाहिए, परंतु
बोलना चाहिए कि नहीं चलना, पर तो वो उन्होंने ज़रूर मुझसे कहा, मैं समझता हूँ इतिहास के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि जब उनकी पिताजी की हत्या हुई, सारे भिंडरावाला ने मारा। उन्होंने कहा कि भिंडरावाला ने मेरी माँ को फ़ोन करके कहा कि बड़ी खेद की बात है, अच्छे आदमी थे और हमारी अकाल तख्त से कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। भिंडरावाले ने मनीष तिवाड़ी के मदर को कॉल किया। हाँ। वो पीजीआई में डॉक्टर होते थे, उनकी मदर। अच्छा। तो ये मुझे कहा अब मुझसे उसको पब्लिक करना है नहीं करना है मुझे नहीं पता, परंतु मैं तो समझता हूँ इतिहास में ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहना कि वो सब हिंदू को देखते गोली मारने वाला था, ऐसा नहीं था। और उनके प्रवचन में भी उसने कभी हिंदुओं के खिलाफ बोला नहीं। मैं जब गया था, मैंने 2 बार सुनी और उनको बताए बिना मैं आया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रवचन में बैठ के देखो और बताओ। तो एनीवे मैं एक सवाल करदा कि ये नैरेटिव ने 3-4 तरह के नैरेटिव ने। फर्स्ट नैरेटिव संत सी। सैकेंड नैरेटिव संतां नूं सिखां ने 20वीं सदी का महान सिख का दर्जा दिता। अकाल तख्त ते सिख इकट्ठे होए, उन्होंने कहा 20वीं सदी का महान सिख संत है। तीसरा नैरेटिव स्टेट है जिहड़ी कहंदी है संत टेररिस्ट सीगा। तुहाडे लई संत कौन सीगे? तुहाडे लई संत की सीगे? स्टेट को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो जो कमांडर इन चीफ था उसने सुंदर जी, उस समय कमांडर इन चीफ था, मद्रासी, उसको जानता था मैं। उसने इंदिरा गांधी को कहा कि ये सब लड़के हैं, कुछ नहीं है, इसको तो मैं तो अकाल तख्त को गोल्डन टेम्पल को 2 घंटे में 2 घंटे में, और टैंक को लाना पड़े, टैंक चलाए, सब सराउंड करके ये सब करने के बाद उसको 4-5 दिन लगी। तो मैं ये कहता हूँ कि संत कौन सी, मैं पूछ रहा तुहाडे तो। हाँ, ये कहंदे टेररिस्ट सी संत, तुसी कोई सेंट सी, कोई कहंदा शहीद अभी। आम तौर पर सब अखबार उससे जाते हैं, अब तो सब भूलने चाहते हैं। मैं भी समझता हूँ कि हिंदू और सिख अलग कैसे हो सकते हैं। नहीं, मैं नहीं वो पुरानी बात कहनी चाहता हूँ, नखून और मांस का रिश्ता है, ये सारी चीज़ें वो सब चोट तो है ही। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो तो बयानबाजी है, करते रहो। हाँ, वो कुछ किया नहीं उस समय जब करना था। हीलिंग टच जेड़ा एक देना सीगा कि हाँ, नहीं, मैं कहता हूँ कि जब ये हो रहा था तब विरोध करना था। आज लोग ये पूछते हैं मुझसे कि आज भी हिंदुओं को क्यों इतना लोग पसंद नहीं करते। मैंने कहा कि आपने उस समय किस साइड में थे? आरएसएस में जो इनके पहले जो सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी, उन्होंने मुझसे भी कहा था कि तुम्हारी वहाँ सिख मानते हैं, तुम्हारी बात सुनेंगे। तो ये हिंदू और सिख को दोबारा एक कर दो। अब प्रॉब्लम था कि आरएसएस तो कोई फतवा नहीं दी या कोई आदेश नहीं दी कि तुम भिंडरावाला का विरोध करो। और अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का भविष्य के लिए हिंदू सिख को यूनिटी कैसा करना, मैं तो ये नहीं कभी मान सकता हूँ कि सारे हिंदू ऐसे थे। हिंदू भी गुमराह हुए थे, और जिन हिंदुओं ने कितने यहाँ 3000 सिखों को दिल्ली में अन्य जगहों में मारा, इसका आज तक फैसला नहीं हुआ कोर्ट में। अब आपके वकील क्या कर रहे हैं ये भी नहीं जानता। मैं इसमें पढ़ने चाहता था, मैं वकालत करने चाहता था इस पर आपके लोग जो हैं यानी सिखों लेंगे के जो वकील हैं वो चाहते थे कि मैं ना हूँ, क्योंकि उनके लिए एक मोनोपोली बन गई। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो बार बार कह रहा हूँ संघ को कि किसी तरीके से ये जो लोग थे, और ये भी क्या जेनोसाइड डिक्लेयर होना चाहिए? जेनोसाइड, हाँ, मैंने कहा इसको जेनोसाइड में करोगे तो दिन प्रतिदिन की सुनवाई में ख़त्म हो जाएगी। ये तो मैं कह रहा हूँ कि 15 दिन में फैसला हो जाएगी। पर क्यों मैं जो सवाल तुहानू करना चाहना,
ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, हाँ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ, हाँ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਪਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ, Yes. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ। Yes. ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਜੂਨ 84 ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਵੰबर 84। जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे मैं बीजेपी में नहीं था। तो भाई लोगों, यहाँ पे मैंने वीडियो स्टॉप कर दी है क्योंकि वीडियो है लंबी। आई होप कि आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी, यहाँ तक देखी है तो मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, वो आप पार्ट देखना। अब मैं आपको एक बात सिर्फ जाते जाते यही कहना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ये सारी पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, सारा पॉलिटिकली होता है, ये होता है। आप इनसे एग्री करो डिसएग्री करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरे को जो चीज़ ऑथेंटिक लगी या जिस बंदे ने बोली है, क्योंकि मैं यहाँ पे जन्मा हूँ पला हूँ, मेरे को पता है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। यहाँ से हरियाणा तक पता है, हरियाणा के दिल्ली थोड़ा और कम पता है, उसके आगे निकल जाओ तो लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। जो गवर्नमेंट दिखाती है, जैसे इन्होंने बोला अपने जो अखबारों ने ऑल ओवर इंडिया में दिखाया, ठीक है, तो वही आपको दिखाया गया, वही आपको लगा। आप जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी की वकालत कर रहा हूँ, जो सच के साथ बंदे को रहना चाहिए, चाहे वो बंदा सही है चाहे गलत है, हमें इस पे नहीं जाना चाहिए, बंदे की सच्चाई क्या है उस पे जाना चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे बोला जाता है ना, मेरे को भी कई बार कमेंट आ जाते हैं कि पंजाब में हिंदुओं को ऐसे किया जाता है, 2-3 महीने पहले भी एक दो आए थे, ऐसे किया जाता है। भाई मैं रहता हूँ, मेरे को पता है कि क्या होता है यहाँ पे। किसी स्टेट में किसी जगह पे कोई बंदा फिजिकली होता है, क्योंकि मेरे जो परिवार है या मेरे नाना दादी सारे हैं, वो जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो पूरे पंजाब में ही फैले हुए हैं, हम जाते रहते हैं हर एक जगह पे, ठीक है। तो मेरा तो पूरा पंजाब में आना जाना लगा ही रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपको पाकिस्तानी बताते हैं, ठीक है, वो बेवकूफ़ बनाते हैं। और जो गवर्नमेंट ने जो शुरू में बताया गया, ठीक है, वो सब झूठ था, उसमें सिर्फ 5% सच था। लेकिन जितनी मैंने इनकी बातें सुनी हैं अभी तक, ठीक है, आपके साथ ही बैठ के वीडियो देखी है, तो जितनी मैंने इनकी बातें सुनी हैं, ठीक है, वो तकरीबन 99% सही लगी हैं मेरे को। उसमें 1-आधा% ऊपर नीचे हो सकती है, मैं उस कंट्रोवर्सी पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमने खुद अपने यहाँ पे होते हुए ये चीज़ें देखी हैं। अब मेरे को पूछोगे एज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो छोड़ो, वो आपका मैटर नहीं है। क्योंकि आज से अगर एज की या बात करते हो तो आज से जो 500 साल हिस्ट्री पहले होती है या 1000 साल हिस्ट्री है, तो आप भी वहाँ पे नहीं थे। तो जो ऑथेंटिक हमें पता चला है या हमें पता है कि क्या हुआ था, तो वो उसके आधार पे मैंने ये आपको वीडियो दिखाई है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखो, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके आगे फैलाओ, ताकि लोगों को समझ आए। जो गलत परसेप्शन बनी हुई है ना, ये पाकिस्तानियों ने बनाई, जहाँ फिर मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस, सब इन्वॉल्व होते हैं। ये जब पॉलिटिकल आ जाता है ना, तो इतना गंद होता है, हम सोच भी नहीं सकते। पॉलिटिकली इतना गंद डालते हैं ना लोग, पॉलिटिकली आपको पता भी नहीं चलता कि आपके सामने वो शरेआम झूठ बोल के निकल जाते हैं और आप सोचते हो कि वही सच है, ठीक है। वो सच नहीं होता, सच पीछे रहता है हमेशा, और सच को उजागर होने के लिए कई साल लग जाते हैं, ठीक है। झूठ आज बोलो कल ही हो जाएगा कि हाँ जी झूठ फैल जाएगा जंगल की आग की तरह, लेकिन सच को उभरने के लिए कई साल लग जाते हैं। आपको 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद पता चलेगा यार ये सच था, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को तभी लेके आया हूँ कि जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे भी बातें की हैं, सारा कुछ किया, और ये यानी कि गवर्नमेंट को भी, जब उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसके लिंक में भी थे, अच्छे थे, ठीक है। और बंदे के खुद अपने आप जिसने की हो ना, अपने बातें की हो, एक दूसरी पार्टी से जो बीच का मिडिल का मैन होता है, उसको सब कुछ पता होता है कि क्या इधर बोल रहे हैं, क्या इधर बोल रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है, वो सारा एनालाइज करता है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे साथ यहाँ तक आपने ये वीडियो देखी, और मैं आपसे आशा ये करता हूँ कि अपने देश को एकजुट रखिए, ठीक है। ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, पॉलिटिकल में मत जाइए कभी भी, ठीक है। हर एक के पीछे वजूहात होती हैं, जैसे मेजर गौरवारे सर बोलते हैं ना, हर एक चीज़ के पीछे वजूहात होती हैं। तो उन वजूहात को समझिए, उनके आगे वाले क्या बोल रहे हैं उन पे न मत जाइए, ठीक है। उनके जो पीछे हो रहा था वो देखिए, ये पीछे जो हो रहा था आपको ये वो बता रहे हैं। ये पाकिस्तानियों ने बहुत गंद डाला इस नाम पे, 1980 से लेके 1991 तक, 90 तक 10 साल तो पंजाब में पूरा जलन वो रही है, उसमें पाकिस्तानियों ने पूरा साथ निभाया, ठीक है।
गवर्नमेंट्स का और तो इसको डालने का। जो खालिस्तान का ये एक मुद्दा है, ये आपने इन्होंने भी बोल दिया, आपने जो समझना समझ लो। अब भी ये सिर्फ पैसों का मामला चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये पाकिस्तान कर रहा है कि खालिस्तान बन जाए, पंजाब में वो सपोर्ट करता है, उसको लगता है कि जो पंजाब में पंजाब इंडिया में पंजाब है ना, उसको ही खालिस्तान समझ रहा है। उसको ये नहीं पता कि उसका लाहौर जो वो ही खालिस्तान है, अगर उनकी मानी जाए। वैसे तो वो बना के नक्शे बैठ गए, नक्शा बनाने में से तो ऐसा तो है कि आज हम नक्शा बना ले कि पूरी दुनिया ही इंडिया है, ऐसा नहीं होता। तो आप अपने दिमाग में से अगर साफ करना है तो इन बातों को न्यूट्रल होकर देखिए। मैंने वो लेके आया हूँ जो मेरे को ऑथेंटिक लगी हैं बातें, ठीक है, वीडियो। तो इसका प्लीज़ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए, ठीक है, इनसे क्वेश्चन कीजिए। और मैं अगला पार्ट मेरे साथ ज़रूर देखिए, आपको समझ आएगी और पता चलेगा कि एक्चुअल पिक्चर क्या थी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको मैं वीडियो और भी बहुत मिल जाएंगी, ठीक है, आपके मतलब की, लेकिन मेरे को इनकी बातें लगी हैं कि हाँ, इनकी बातें कहीं किसी तरफ से बायस नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना इधर से, ठीक है। चाहे हो सकता है आप बीजेपी बोल दो कि ये कांग्रेस को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई हम भी बैठे हुए थे यहाँ पे, जो बीच में बंदे बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हैं, हमें पता है कि ये बंदा कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक मेरे को लगा है कि 99% बिल्कुल सही बातें बोली हैं इन्होंने। यहाँ पे किसी हिंदू के साथ कोई किसी हिंदू के सपोर्ट में खड़े होते थे हमेशा, शादियाँ करवानी, कुछ करवाना, कोई हिंदू लड़की घर से निकाल देते तो हम खुद जाके उनको बोलते थे कि ये मेरी बेटी है, आगे से निकाल दिया तो देख लेना। तो धमकी तो होती है भाई, खून में थी, ठीक है। तो खून में तो हमारे है ही है कि किसी को काम करवाना है तो थोड़ा हमारा लहजा ऐसा ही होता है बोलने वाला। तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट मेरे साथ जरूर देखिए, सेकंड पार्ट इसके बाद ही लेके आ रहा हूँ। सेकंड पार्ट जरूर देखना, बड़े ध्यान से म्यूटली इसको एनालाइज करना, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।